जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम। सत्संग करने का मौका भी एक गुरु जी की बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग होती है और मैं गुरु जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ इस ब्लेसिंग के लिए। हम हमेशा दरबार में सुनते थे और कहते भी हैं कि सत्संग करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा भी। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेरी जर्नी, मेरे एक्सपीरियंस, मेरे फैमिली के एक्सपीरियंस में संगत के साथ शेयर करूंगा। तो 1995 में, अब हम अमेरिका में रहते हैं, 1995 में इंडिया में थे और मैं एक रेगुलर रूटीन मेडिकल एग्जाम हो रहा था। तो उसमें मुझे पता चला कि मेरी किडनीज में एक डिजीज है, प्रॉब्लम है, बीमारी है। और हमने उसको डॉक्टर्स के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। तो तब पता चला कि ये जो डिजीज ऐसी है कि मेरी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम कभी किडनी की नहीं थी, मेरे को डायबिटीज नहीं है। तो डॉक्टर्स ने बोला कि मतलब 1 मिलियन लोगों में किसी एक को होती है। अब आपका नंबर लग गया, किसी का तो लगेगा, आपका लग गया नंबर। तो हम उस समय आयुर्वेदिक ट्राई करते रहे, एलोपैथिक ट्राई करते रहे, पंडितों के पास घूमते रहे, तावीज पहनते रहे, मतलब जो जिसने कहा करने की कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से किडनीज ठीक हो जाए। पर किडनीज जो है वो डिटेरियोरेट होते होते 2001 में बिल्कुल डॉक्टर ने कहा अब ये काम करना बंद ऑलमोस्ट हो गया। तो उस समय अपोलो हॉस्पिटल है दिल्ली में, तो मेरा वहां पे किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि मदर ने मेरी अपनी एक किडनी दी मुझे और वो किडनी मैच हुई, वो किडनी ट्रांसप्लांट हो गया। पर जब ट्रांसप्लांट होना था उससे एक दिन पहले डॉक्टर्स ने यही कहा कि जो सर्जन थे कि आपकी प्रॉब्लम ऐसी है कि 70-80% केसेस में ये प्रॉब्लम फिर से हो जाती है ट्रांसप्लांट के बाद भी। तो अब उस समय बहुत लेट था और इसलिए ट्रांसप्लांट तो कराना था, करा लिया। और 2001 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। तो 2002 में बीमारी हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई, फिर मैं एडमिट हुआ हॉस्पिटल में अगस्त सितंबर में। 2003 में फिर से मैं कंट्री के बाहर था। फिर मेरी तबीयत खराब हुई, मैं वापस आया, सीधा अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। तो तब उन्होंने चेकअप्स करके बोला कि तो देखिए आपकी मदर की जो किडनी है उसमें भी प्रॉब्लम आ गई है, बीमारी हो गई है। तो हमने कहा अब क्या करें। तो काफी डॉक्टर्स को उस समय कंसल्ट किया इंडिया और बाहर। उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता आपका, और कुछ टाइम के बाद आप डायलिसिस पे चले जाएंगे। और डायलिसिस एक ऐसी चीज है कि जो हफ्ते में 2 बार 3 बार करानी पड़ती है। पेशेंट को तो प्रॉब्लम होती है, फैमिली को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब जो था सो था, हमने बहुत कोशिश करी पर कुछ हमें मिल नहीं रहे थे सॉल्यूशन। तो हम गुड़गांव में उस समय रहते थे, तो वहां पे एक भाटिया आंटी हैं, उन्होंने बताया था कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं और वो बहुत चमत्कार करते हैं, ब्लेस करते हैं। तो उस समय वैसे तो अब जैसे आप सुनते हैं हर सत्संग में इतने गुरु होते हैं, किसको माने ना माने, पर यह था कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो गुरुजी के पास तो हम जब गए तो बहुत ही दुविधा में गए थे। और मैं नहीं गया, मेरी आंटी और मेरी मदर वो गुरुजी के पास गई थी। मैं इसलिए नहीं गया था क्योंकि उस समय मैं बुद्धिस्ट चांटिंग करता था। तो मैंने कहा मैं और चीजों में नहीं पढ़ूंगा, बस बुद्धिस्ट चांटिंग ही करूंगा। तो वो जब गए तो गुरुजी ने कहा उनको, पहले दिन जब वापस आया तो बोले कि, मैंने कहा कैसा था। बोले बड़े सुंदर गुरुजी हैं, चमक रहे हैं, बिल्कुल ग्लो करते हुए गुरुजी हैं, बड़ा साफ सुथरा जगह, बहुत डिसिप्लिन है, बहुत अच्छा शब्द कीर्तन और अच्छा लंगर मिला। तो शुरू में तो ऐसा इंप्रेशन होता है, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन था। तो फिर उन्होंने आंटी को, मेरी मदर को बोला कि अब मुंडे में लाके आओ, जब उन्होंने बताया प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने बोला वो तो आएगा नहीं, शायद वो कुछ और करता है। तो अच्छा ऐसा करो, वोटी में बोलो आए। और मेरी वाइफ गई, आंटी गई और फोटो ले आओ।
बेटे की और एक लोटा ले आओ। तो मेरी आंटी गई वहां पे और वो लोटा भी लेके गए और फोटो लेके गए। तो गुरुजी ने लोटा ब्लेस करके दिया उस समय, और यही आदेश दिया कि सुबह उठ के आधा मतलब पानी भर के भरना रखना, उसको आधा पीना है सुबह उठ के और आधा नहाने वाले पानी में मिलाना है। अब मैं तो गुरुजी के पास नहीं गया था, पर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था अपनी लाइफ को बचाने के लिए। तो मैंने वो लोटा यूज करना शुरू कर दिया। तो 3 महीना जब मैंने यूज करता रहा, 3 महीने के बाद जो है, जो मदर की किडनी मेरे अंदर है जिसपे मैं जी रहा हूं आज भी, वो जो डिटेरियोरेट हो रही थी वो इंप्रूव होना शुरू हो गई। तो अपोलो हॉस्पिटल में जो मेरे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर, उन्होंने कहा देखिए मैंने तो आपको पहले भी बताया था कि मेडिकल साइंस में तो हमारे पास कोई इसका इलाज है नहीं, पर आपकी किडनी जो है ये ठीक होनी शुरू हो गई है, तो आप जो भी कर रहे हैं इसको प्लीज करते रहिएगा। तो ये हमें गुरुजी ने अपना पहला चमत्कार मतलब जाते ही दिखा दिया वहां पे कि जहां डॉक्टर मेडिसिन सब कुछ फेल होती है, महाराज अपनी ब्लेसिंग देके जो है लाइफ डाल देते हैं। ये महाराज के मतलब भगवान ही कर सकते हैं। तो दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए गुरुजी हमारे इतने ग्रेशियस हैं कि मैं उनके पास नहीं गया था, तो फिर भी उन्होंने अपनी ब्लेसिंग मेरे पास मेरी आंटी के थ्रू, मेरी मदर के थ्रू भेज के और मेरे को क्योर किया उन्होंने। तो इतनी हमारे गुरुजी ग्रेशियस हैं कि उनकी ब्लेसिंग तो बिल्कुल मतलब वन वे है, जाती रहती है और कुछ लेते ही नहीं है वापस में। तो वहां से हमारी जर्नी गुरुजी महाराज से के साथ शुरू हुई। तो मेरी जॉब ऐसी थी कि मैं इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत मेरे को करना पड़ता था। लोटा हमेशा मेरे साथ रहता था, मैं कई देशों में जाता था, मुझे कभी किसी ने कहीं रोका नहीं कि ये लोटा क्या चीज है आपके पास। एक्सरे में भी आता था, हमेशा आराम से मैं ट्रैवल करता था और लोटा यूज करता था। मेरी बड़ी बिलीफ आज भी है और उस समय से थी कि महाराज का ये लोटा, इसमें फेथ से अगर पानी डालो और सुबह उठो तो ये अमृत बन जाता है। ठीक है, दवाइयां अपना काम करती है, दवाइयां लेते हैं, पर असली ये अमृत ही है जो चमत्कार मेरे जिंदगी में और जो जो यूज करते हैं उनके जिंदगी में ये अमृत ही करता है। तो मैं ट्रैवल करता था, पर मेरी आंटी ने जाना रेगुलरली शुरू कर दिया वहां पे, और आंटी को सियाटिका की प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा। अब वहां पे एम्पायर स्टेट में कोई चेयर वगैरह तो कुछ थी नहीं, नीचे बैठना पड़ता था। तो आंटी नीचे बैठती थी और वहां बैठते बैठते लंगर खाते खाते 1-2 साल के अंदर आंटी की अपने आप जो सियाटिका की प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो गुरुजी से बिना मांगे बिना कहे प्रॉब्लम ठीक हुई। मैं हेल्थ के बारे में हमेशा ज्यादा बात करता हूं क्योंकि हमारी जर्नी हेल्थ से शुरू हुई, और आज भी अगर मैं जिंदा खड़ा हूं तो वो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दे रखी है, उसी के बेसिस पे मैं आज जिंदा खड़ा हुआ हूं। तो ये हुआ धीरे धीरे। उस समय मैं थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड भी रहता था, मैं चैंटिंग भी करता था 2 साल, मैं गुरुजी के पास भी चला जाता था। तो मेरी वाइफ आंटी कहती थी कि देखो एक जगह जाया करो आप, अब 2 जगह मत भटका करो। और गुरुजी से भी सेवादारों के थ्रू मैसेज मिलते थे, गुरुजी कहते थे कि दर दर मत भटको कि थोड़ा 5% यहां से, 10% वहां से, 20% वहां से ब्लेसिंग ले ली, जहां जाना है ठीक एक जगह टिको और लो ब्लेसिंग। तो मैसेजेस मिल रहे थे इस तरीके से। फिर मैंने डिसाइड उस समय थैंकफुली मैंने डिसाइड किया गुरुजी से। पर मैं जो चैंटिंग भी करता हूं, मैं इसलिए इस बात की बात कर रहा हूं, शायद मुझे वो बुद्धिस्ट चैंटिंग करने से मेरे गुरुजी महाराज के दर्शन प्राप्त हुए। तो हर तरह की जो भी हम पूजा करते हैं, मेरा बिलीफ है कि उस समय आगे ही एवोल्यूशन मिलता है या गुरु से कनेक्शन मिलता है। मेरे को मेरे गुरु से कनेक्शन वो बुद्धिस्ट चैंटिंग करने से मिला। तो उसके बाद हम गुरुजी से बिल्कुल ही बहुत ही पक्के जुड़ गए। तो मैं गुरुजी के पास हमेशा बोलते थे जब सेवादार वहां पे कि मंगो नहीं मनो, मंगो नहीं मनो, तो समझ में नहीं आता था। अब हम तो अपनी जिंदगी मांगने के लिए हम गए थे वहां पे, तब मांगे ना और मांगे इससे कैसे चलेगा। पर जब गुरुजी महाराज के दरबार में बैठते थे, गुरुजी से प्यार भी बहुत आता था, पर गुरुजी की नजर से डर भी बहुत लगता था। जब गुरुजी बैठे थे सिंहासन पे, हम नीचे बैठे होते थे, जैसे ऊपर देखो लगता था जो संगत देख ले उसको लगता था गुरुजी उसी को देख रहे हैं। ये गुरुजी की आज पिक्चर से जैसे दिखता है कि आप किसी भी एंगल से गुरुजी की फोटो या पिक्चर देखो, आपको लगता है कि आपको ही देख रहे हैं। तो गुरुजी फिजिकल फॉर्म में जब थे तब भी ऐसा ही लगता था कि आपको ही देख रहे हैं।
और उनकी जो नजर दृष्टि में इतनी तेज था कि हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे आंख मिला सको, इतना तेज था। तो जैसे सिर ऊपर किया, गुरुजी देख रहे हैं, सिर नीचे कर दिया। तो उस समय यह हुआ कि मेरे को डॉक्टर ने जब कहा था कि देखिए आप जो मेडिकेशन ले रहे हो, ये इंपोर्टेड मेडिकेशन आपने लेनी है, और इसलिए आप मैं बहुत महंगी थी वो मेडिकेशन, तो हमारे जो सेविंग्स थी वो खत्म हो गई, शुरू हो गई थी। अब गुरुजी के पास हम पूछ भी नहीं सकते क्योंकि हुक्म था। तो बैठते थे, दिमाग में ये बात घूमती रहती थी कि क्या करेंगे, अब पैसे खत्म हो जाएंगे, कहां से खरीदेंगे। तो मैं एक एक्स आर्म फोर्सेज ऑफिसर हूं। मैंने कुछ साल नौकरी की थी आर्मी में, और पर उसके बाद मैं अपना कॉर्पोरेट करियर में कई साल से था। तो हम सुशांत लोग गुड़गांव में रहते थे, तो वहीं हमारे घर के आगे एक रिटायर्ड कर्नल रहते थे। कभी कभार उनको 5-6 महीने में मिलना, विश करना। तो एक दिन वो, जब हमारे दिमाग में समस्या चल रही थी, तो एक दिन वो आए और हमारा घर का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बोला, देखो आप भी एक्स सर्विसमैन हो, आपको पता नहीं होगा शायद, ये नई स्कीम शुरू हुई है एक्स सर्विसमैन के लिए जिसमें मेडिकल कवर मिलेगा। अब हमें तो कोई आइडिया था ही नहीं इसके बारे में, क्योंकि मैं आर्मी के दोस्तों से कनेक्टेड नहीं था अपने। और देखिए गुरुजी ने कैसे किया कि वो आए हमारे पास और उन्होंने हमें फॉर्म्स दिए। हमने फॉर्म्स कंप्लीट करे और हमने जमा करे। मेरी आंटी ने थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ी, एनरोल। तो उस समय 4,500 रुपए हमने इंडियन आर्मी को दिए, और उसमें मैं, मेरी आंटी और मेरा बेटा, हम तीनों को जिंदगी भर का मेडिकल, और मेरी महीने की दवाई का खर्चा उस समय था 30,000 रुपए। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमें पता नहीं था, सडनली कोई आ जाए, सडनली आके बोल दे। तो गुरुजी के पास हमें इस चीज का मैसेज मिला कि मंगो नहीं मनो। हम माना, हमने मांगा नहीं, और गुरुजी ने अपने आप उनको भेज दिया, उन कर्नल को, और हमारी वो समस्या भी खत्म हुई। मैं एक और एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ इसी बात पे, मंगो नहीं मनो पे। तो गुरुजी की संगत में कई साल बाद एक सेवादार थे, उनकी बेटी थी, हम इकट्ठे सेवा करते थे मंदिर में। तो उसने कुछ इंटर्नशिप करनी थी, तो मेरी कंपनी में आके थोड़ी इंटर्नशिप करी। उसके बाद उसने एक दूसरी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया। तो मैंने उसको बोला, हाँ कैसा, अप्लाई कर दिया, इंटरव्यू की तैयारी होगी? उसने कहा हो गया अंकल। तो वो बोले कि मैंने बस गुरुजी से मन ही मन में बोल दिया है कि बस तनख्वाह मुझे 19-20 हजार मिल जाए, मैं बहुत खुश रहूंगी। और जब उसको नौकरी मिली, तो जब कंपनी ने बताया कि तनख्वाह कितनी है, तो उन्होंने बोला कि 20,000 रुपए। अब मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा तेरे को पता है ना, गुरुजी के पास बोलते थे मनो मंगो नहीं, शायद तेरे को 30 भी मिल सकती थी, शायद 40 भी मिल सकती थी, पर तुमने 19-20 मांगे, तेरे को 19-20 ही मिली। तो ये छोटा सा उदाहरण है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि गुरुजी के पास, गुरुजी तो हमें इतनी बड़ी बड़ी चीजें देना चाहते हैं, चाहे वो एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो, या हेल्थ हो, या कुछ और चीज हो, कि हम छोटी छोटी चीजों में कई बार गुरुजी के पास अटक जाते हैं। तो हमें वहां से बिल्कुल क्लियरली पता चला कि गुरुजी महाराज के पास तो दरबार में सरेंडर कर दो, और गुरुजी महाराज के पास एक ही प्रेयर है, गुरुजी जो मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए ठीक है, बस वही ब्लेस करो आप। और इतनी बढ़िया गाड़ी चल रही है जब से वो प्रेयर हमने लगाई है कि हम बहुत मजे से जीते हैं गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग के अंदर। फिर ये सुनते थे कि गुरुजी के दरबार में बोलते थे सेवादार, गुरुजी से तो खैर गुरुजी बात बहुत कम करते थे, मेरे से तो बहुत कभी कभी बात हुई है। तो कि यहाँ कोइंसिडेंसेस नहीं होते, कि हर चीज जो है गुरुजी की मर्जी से होती है, कोइंसिडेंसेस नहीं होते। तो मैं, क्योंकि मेरी दवाइयां ऐसी हैं, उसमें स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं, तो उससे मेरे को 2005 में कैटरैक्ट हो गया, आंखों में दोनों में दिखने की दिक्कत हुई। तो मैंने अपने बॉस से बात करी, ये प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे, एक अशोक हॉस्पिटल है सफदरजंग क्लेम में, उन्होंने कहा यहाँ पे डॉक्टर हैं, मैंने अपनी वहां पे सर्जरी फिक्स कर ली। तो मेरी आंटी बहुत नाराज हुई मेरे से, बोले कि आपने सर्जरी भी फिक्स कर ली है और मुझे आपने डॉक्टर से मिलवाया नहीं। तो मैंने कहा अब तो हो गया जो होना था। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, अगले दिन सर्जरी है, तो आज जाके गुरुजी के पास जाते हैं, अपना लंगर वंगर खाते हैं, गुरुजी से ब्लेसिंग लेते हैं, और उसके बाद अगले दिन हो जाएगी, गुरुजी देखेंगे। तो हम गुरुजी महाराज के दरबार
थर्सडे का दिन था, हम वहां पे गए, वहां बैठे। तो अब गुरुजी महाराज के पास भी वो बैठ जाते थे दरबार में। कई बार कुछ संगत ऐसी थी जो उनके आसपास आके बैठती थी, क्लोज बिल्कुल। तो था तो कमरा सा, भवन थोड़ा बड़ा सा, कई संगत ने देखा होगा। पर थोड़ा हमें भी लगता था कि पास बिठा लें, हम थोड़े से दूर बैठे हैं। हम स्टूपिड थे, इन चीजों में ही सोचते रहते थे कि फिजिकल डिस्टेंस से कोई फर्क पड़ता है। तो एनीवे, जब हम देख रहे थे तो एक अंकल आए वहां पे। उन्होंने सूट पहना, टाई पहना, आए गुरुजी के पास, बिल्कुल बैठे, थोड़ा धीरे धीरे गुरुजी से कुछ बातें करी उन्होंने। फिर उन्होंने भी लंगर किया और वो चले गए। हमने भी लंगर किया, गुरुजी महाराज के पास माथा टेका और हम भी चले गए। तो अगले दिन जब अशोक हॉस्पिटल में हम लोग गए वहां पे, तो मैं ऑपरेशन थिएटर में चले गया और मेरी वाइफ बाहर बैठी हुई थी। इतने में जो अंकल हमने एक दिन पहले गुरुजी महाराज के दरबार में देखे, वही अंकल आए वहां पे और जाके एक अंदर हॉस्पिटल के अंदर एक ऑफिस था, उसमें बैठ गए। तो मेरी वाइफ भागते हुए उनके पीछे गई पता करने के लिए कि अंकल हैं कौन। तो वो तो चले गए। तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा, ये कौन है जो आए हैं? कहते ये तो ओनर है अशोक हॉस्पिटल के। तो बोले, गुरुजी को किसी को जानते हैं? हाँ हाँ, गुरुजी को तो जानते हैं, गुरुजी ने ब्लेस किया इस हॉस्पिटल को। मैं ये एक्सपीरियंस आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि जो नो कोइंसिडेंसेस बोलते हैं, कि जो मैंने अपने आप हॉस्पिटल चुना अपनी सर्जरी के लिए, और मेरी वाइफ घबरा रही थी कि हमने तो मतलब बात नहीं करी, वो गुरुजी का ही ब्लेस्ड हॉस्पिटल था। तो गुरुजी अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं छोटी छोटी बातों का, कि हॉस्पिटल या डॉक्टर भी ऐसे के पास भेजते हैं जहां उन्होंने अपनी ब्लेसिंग दी, जहां वो मानते हैं। बस यही होता है कि गुरुजी का हुक्म माने, या गुरुजी जिस तरह से बताया हुआ है उसको हम मानते रहें, तो बस उसके बाद तो बिल्कुल मतलब मौज ही मौज है। और जब हम भगवान मानते हैं किसी को हम महापुरुष मानते हैं। एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी करके बुक है, उसमें ये भी वर्णन है जो महापुरुषों का। एक ये है उसमें वर्णन कि उनके पैर जमीन पे नहीं लगते जब वो चलते हैं। तो अब हम जब जाते थे गुरुजी महाराज के पास, तो कई बार गुरुजी वॉक करके आते थे, बिल्कुल अभी सत्संग शुरू नहीं हुआ होता था, और वो आके साइड बोर्ड, कई संगत ने देखा होगा एम्पायर स्टेट में है, वहां बैठ जाते थे। और उनके जूतों के नीचे बिल्कुल एक भी मिट्टी का दाना नहीं होता था वहां पे, इतनी रोड पर। हम उसी पे चलते थे तो ऑब्वियसली हमारे तो जो शूज होते थे उस पर डस्ट आ जाती थी। तो एक बार एक सीता ट्रैवल्स होता था इंडिया में, और शर्मा जी उनके फैमिली में शादी थी। तो गुरुजी क्या करते थे, हाथ से कई बार संगत को कार्ड लिख के भेज देते थे कि इस शादी पे जाओ। तो उस दिन गुरुजी ने हमें भी एक कार्ड लिख के भेज दिया कि इस शादी पे इनवाइट किया उन्होंने। तो कार्ड आ गया हमारे पास, तो हम भी चले गए वहां पे। तो सर्दी का मौसम था, उनका फार्म हाउस पे शादी थी, और घास बहुत गीली थी क्योंकि सर्दी का था। तो वहां पे अब हम लोग पहले पहुंच गए वहां पे। तो गुरुजी की जो ग्रेटनेस है कि गुरुजी हमेशा एक प्रैक्टिकल गुरुजी है, नॉर्मल लाइफ। अब वहां शादी भी है तो गुरुजी को पता था कि कॉकटेल्स भी होंगी यहाँ पे, मीट वगैरह भी बनेगा। गुरुजी ने उनको बिल्कुल मना नहीं किया हुआ था कि उनको जो करना आप करिए। गुरुजी की जगह अलग से जगह में बना रखी थी फार्म हाउस पे। तो हम पहुंच गए वहां पे पहले, और हमने भी एक मिल के संगत थी, एक दो ड्रिंक भी वगैरह भी ली। तो उतने में गुरुजी के पास वहां पे एक कॉन्टेसा कार थी नंबर 1 सफेद, और उस पे बिल्कुल रेड लाइट, और गुरुजी का उस पे सायरन बजता था जहां आते थे। तो गुरुजी की कार का सायरन आया, हम सब कुछ छोड़ के भागते रह गए, शूज वगैरह उतारे, सॉक्स उतारे क्योंकि गीला था, पैंट भी फोल्ड करी। गुरुजी महाराज आए और चलते हुए बिल्कुल उसी घास पे चलते हुए गुरुजी महाराज आए, और वहां पे उनका सिंहासन था, वहां बैठ गए। और गुरुजी महाराज ने फिर संगत को ब्लेस करना, अपने हाथ से प्रसाद बांटना शुरू किया। तो हमारा भी मौका लगा, हम भी लाइन में लग गए बिल्कुल पागलों की तरह कि गुरुजी महाराज अपने हाथ से प्रसाद दे रहे हैं। तो उस समय वो जब बैठे हुए थे उनकी जुत्ती में, देखिए आपकी मेरी पैंट तक गीली हो गई थी घुटनों तक, और गुरुजी महाराज की जुत्ती भी गीली नहीं हुई। तो ये चमत्कार अपने आंखों से देखने के बाद देखते कि कितने महापुरुष, कितने सिंपल गुरुजी हमारे जिंदगी में सिंप्लिसिटी। उन्होंने अपने मुंह से कभी ये नहीं कहा कि मैं महापुरुष हूं, हमने तो नहीं सुना, पर उनके जो ब्लेसिंग से, उनके बिहेवियर से, और जो जो हमने देखा उससे हमने कहा कि हम कितने किस्मत वाले आज भी संगत
कि ऐसे महापुरुष से हम लोग भगवान से कनेक्टेड हैं। गुरुजी के पास हमेशा सिंप्लिसिटी, सब जानते हैं कि गुरुजी महाराज के दरबार में सिंप्लिसिटी है, रिचुअल्स नहीं है, पंडित नहीं है, और इसको एक्सेप्ट करना स्पेशली कई बार नई संगत के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि हमें मंदिरों से और दूसरी जगहों से आदत होती है कि कोई वहां पे भाषण देगा या कोई पंडित कुछ बताएगा या कुछ, और हमें यही हमेशा सीखने को मिला शुरू से कि यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, आइए आप लंगर करिए, लंगर से गुरुजी ब्लेस करके बिल्कुल आपकी हेल्थ को ब्लेस करते हैं, शब्द कीर्तन से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपके जो सोल है उसको ब्लेस करते हैं, और इसी तरीके से। तो मेरी चाची रहती थी गुड़गांव में, उनको भी बड़ा शौक, बोलती थी चलो मैंने भी लाया, चलो अपने गुरुजी के कोल। तो नवरात्रों का टाइम था, तो वो बस घर से, मैं जाऊंगी तो सही मैं लंगर नहीं खाऊंगी, मैं जाऊंगी तो सही मैं लंगर नहीं खाऊंगी। तो हमने कहा ठीक है, आपकी मर्जी है, आपको चलना चलो, लंगर मत खाना। और गुरुजी के दरबार में ये पक्का था कि मतलब जो आता था वो लंगर करता ही था। गुरुजी ने कभी दरबार में, हमने कभी नहीं देखा कि नवरात्र हैं तो लंगर अलग बनेगा या प्याज नहीं होगा या दूसरी चीज होगी। एक स्टैंडर्ड लंगर बनता था, वही मिलता था, वही ब्लेस्ड होता था। तो वो जब आके बैठी वहां पे और सब कुछ हो गया, सत्संग हो गया, हमने माथा टेका, हम चले गए। रास्ते में जब आते समय वो बोली, ओहो हो मैं तो भूल ही गई, मेरे को तो लंगर नहीं करना था, मुझे पता नहीं क्या हुआ वहां पे, मैं तो सब भूल गई, मैंने लंगर भी कर लिया मेरा तो। हमने कहा अपनी चाची को समझाने का, चाची आप भूले नहीं हो, गुरुजी का ये दरबार है, वहां पे गुरुजी हमेशा रीइंफोर्स करते हैं कि रिचुअल्स में कुछ नहीं रखा, कनेक्शन करो मेरे से, इन रिचुअल्स में कुछ नहीं है, खाने या नहीं खाने से कोई फर्क नहीं पड़ना पड़ा कि प्याज खाए या नहीं खाए। तो गुरुजी महाराज का जो ये बहुत बहुत जरूरी है, लंगर का महत्व सब बताते हैं। मुझे बचपन में बहुत एलर्जी होती थी, तो कई सालों की रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि मेरे को बैंगन से एलर्जी होती। तो एक दिन हम 2004 में बैठे हुए थे, तो जैसे संगत जी जानती है कि एक ही प्लेट में बैठ के 4 संगत खाती, तो उस दिन लंगर हम खा रहे थे, तो सब्जी में बैंगन बने हुए थे और साथ में दाल प्रसाद भी था। तो मैं सिर्फ दाल प्रसाद से खा रहा था। तो जब मेरे आगे अंकल बैठे तो मैंने कहा अंकल आप सब्जी क्यों नहीं खा रहे हो? तो मैंने कहा अंकल मेरे को ना इससे एलर्जी है। कहते कुछ नहीं होता यहाँ पे, गुरुजी महाराज के तो ये क्योर करती है, इससे थोड़ा एलर्जी होती है। तो मैंने खाया उस दिन और मुझे उसके बाद कोई एलर्जी नहीं हुई। तो उस दिन से आज के दिन तक मैं घर में अभी भी नहीं खाता, पर जब लंगर में बैंगन प्रसाद होता है या भरता होता है, मैं बड़ी खुश होकर खाता हूं और मुझे कभी एलर्जी नहीं हुई। तो महाराज का जो लंगर में अगर हम फेथ करें तो इतनी पावर है लंगर में कि हर तरह के डिजीज को क्योर करती है या हमें हेल्दी भी रखती है हमेशा। और जब गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ लिया तो मुझे भी मौका मिला दरबार में सेवा करने का, और हम उस समय बार बार अनाउंसमेंट यही करते थे, क्योंकि कई बार जब संगत आती है अपना अपना रिचुअल्स जुड़े आते हैं। हमें सुनने को मिलता था कि 11 मंडले आओ तो मन्नत पूरी हो जाती है, 5 चक्कर लगाओ मंदिर के तो बहुत अच्छा होता है, और ऐसा कुछ था ही नहीं। तो हम बार बार यही अनाउंस करते थे कि गुरुजी महाराज के मंदिर में ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी का सिर्फ ये सिंपल ब्लेसिंग होती थी, आंदे रहा करो, मौज करो। गुरुजी ने ये नहीं कहा कि हफ्ते में 4 बार आया करो, गुरुजी ने ये नहीं कहा कि महीने में 2 बार आया करो, बस यही ब्लेसिंग होते थे कि आंदे रहा करो। इतने प्रैक्टिकल थे गुरुजी कि जब आ सकते थे तब गुरुजी महाराज के आ जाओ दरबार में, गुरुजी महाराज ब्लेस कर देते थे और उसके बाद अपना खुशी खुशी अपने घर में चले जाए। और सत्संग का जो होता है वो भी हर जगह हर समय शायद सत्संग करने का भी हुक्म नहीं होता है। गुरुजी महाराज का जब सही वक्त होता है तभी शायद सत्संग करने का मौका मिलता है। मैं इसके 2 एग्जांपल आपसे अपने एक्सपीरियंस दूंगा कि सबसे पहला तो एक बार हम बैठे हुए थे गुरुजी महाराज के दरबार में, और 2007 की बात है शुरू में, और गुरुजी महाराज बैठे हुए थे। तो एम्पायर स्टेट में 2 रो लगती थी, तो हम गुरुजी महाराज के एक रो में मैं बैठा हुआ था, एक रो में मेरी आंटी, और बिल्कुल गुरुजी महाराज के सिंहासन के पास थे, देख रहे थे उनको हम। और तो मेरी आंटी जिनके साथ खा रही थी तो उन्होंने देखा कि वो कुछ अलग ही तरीके से लंगर खा रहे हैं, बड़े जैसे फॉर्मेलिटी में खा रहे हैं।
तो उन्होंने देखा जो खा रहे थे, उन्होंने बोला कि अंकल आप जरा पूरे आराम से खाओ, खुश होके खाओ लंगर को। तो तो उन्होंने धीरे से पूछा कि आप कौन हो? तो बोले कि देखियो पीछे दूसरे रूम में मेरे अंकल बैठे हैं, उनको किडनी ट्रांसप्लांट ऐसे हुआ था, किडनी की प्रॉब्लम थी वगैरह, और गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया। तो वो धीरे से बोले मुझे भी किडनी की प्रॉब्लम है। और वो अमर सिंह थे जो मिनिस्टर थे। तो बातचीत हुई, बाहर आ गए। उस समय बाहर भी एम्पायर स्टेट के धीरे धीरे बात कर सकते थे, कोने में ज्यादा आवाज नहीं आए जिससे कि लोग डिस्टर्ब ना हो। तो तब उन्होंने बताया कि उनकी भी जो किडनी की क्रिएटिनिन लेवल्स बहुत हाई हो रही थी और ट्रांसप्लांट की तरफ ही जा रहे थे। और फिर मेरी आंटी ने उनको बताया मेरे बारे में, तो उनका मेरे को सत्संग करवाओ। उनकी वाइफ ने कहा कि ये इनको अपने हस्बैंड को बोलो सत्संग करे, शेयर करे एक्सपीरियंस। तो जब लंगर खाने के बाद वो गुरुजी के साइड में बैठ गए। जब हमारा टाइम आया तो मैंने भी लंगर खा के गुरुजी महाराज के पास माथा टेका और मैं साइड में बैठने लगा। गुरुजी ने कहा किथे जा रहे हैं? तो मैंने कहा महाराज वो इनके साथ बैठ के वो थोड़ा सा सत्संग, कोई लोड नहीं है कि मैं उन्हें भी ब्लेस कर देता है, तुम्हें भी ब्लेस कर देता है, चलो जाओ छुट्टी। तो गुरुजी ने ब्लेस भी कर दिया और ये भी बोल दिया कोई सत्संग करने की जरूरत नहीं है। तो एक तो ये था। और दूसरा मैं आपको बताता हूं कि ये 2009-10 की बात है। गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था। उस समय बड़े मंदिर में हर थर्सडे को सत्संग होता था। तो भवन में खड़े होकर सत्संग कराते थे। तो जेठरा अंकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी उस समय, वो कोऑर्डिनेट करते थे। तो मुझे कि कोई मिले और उन्होंने कहा कि उनको फैमिली में किसी को कैंसर है। मैंने कहा आप चलिए, मैं आपको मंदिर में जेठरा अंकल होंगे, उनके बेटे का बहुत ही अच्छा सत्संग है, उसको कैंसर था, कैसे क्योर किया गुरुजी ने, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा और उनसे आपको सत्संग सुनवाऊंगा, वो सुनाएंगे। तो थर्सडे का दिन था, मेरी सेवा होती थी सैटरडेज को। तो मैं ले गया वहां पे और मैं जेठरा अंकल को ढूंढ रहा हूं। तो भवन के पीछे किचन एरिया के पास मैंने जेठरा अंकल को मेरे पास आते हुए देखा। तो मैं उनको बोलने लगा था अंकल इनको सत्संग करो। उससे पहले उन्होंने मुझे बोला नहीं अंकल आज आप सत्संग करोगे मंदिर में। अब वो हुक्म है, टाल नहीं सकते। तो मैंने उस दिन सत्संग किया अपनी किडनी के बारे में। और जब सत्संग खत्म हुआ उसके बाद 7 से 8 जो संगत बैठी थी मेरे को मिलने के लिए आई। किसी को खुद को किडनी की प्रॉब्लम, किसी के मदर फादर को किडनी की प्रॉब्लम, किसी के फ्रेंड को किडनी की प्रॉब्लम। तो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं, फिर मैंने उनको अपना बताया काफी। तो मैं आपसे ये इसलिए शेयर कर रहा हूं कि सत्संग भी जब गुरुजी महाराज का हुक्म होता है तभी करने को मिलता है। और जब आप सत्संग शेयर करते हो, हम बोलते हैं कि उसमें से मैसेजेस मिलते हैं। उस दिन वो 7-8 जो संगत किडनी की प्रॉब्लम को सोच के आई थी, मेरा तो सत्संग उस दिन नहीं होना था। और गुरुजी ने कैसे सत्संग कराया, कैसे उनको मैसेज पहुंचाया, ये गुरुजी महाराज डिसाइड करते हैं। तो ये बहुत ही मतलब गुरुजी महाराज का अद्भुत तरीका है कि क्या होना होता है, कैसे होना होता है, कैसे वो डिसाइड करते हैं। उनका प्लान हमेशा बिल्कुल ही बेस्ट होता है वहां पे गुरुजी महाराज का। तो मैं आगे दूसरी चीजों के भी बारे में आपसे शेयर करूंगा कि गुरुजी महाराज के आपने कई बार सुना होगा, बोलते हैं कि अगर फैमिली का एक भी मेंबर आ जाए महाराज के मंदिर या मंदिर के पास, बड़े मंदिर के पास से भी गुजर जाए तो सारे फैमिली का भला हो जाता है। तो ये 2005 की बात है। मैं जिस कंपनी में काम करता था उसको एक और कंपनी ने खरीद लिया था। तो उससे अबाउट 250 हमारे एम्प्लॉइज थे कंपनी के, जिनकी जॉब्स चली जा रही थी। तो परेशानी तो थी। मैं और मेरे जो लीडरशिप टीम में हम लोग थे, तो हम सब सोचते थे यार इन लोगों का क्या होगा, कैसे चलेगा। तो महाराज जी के पास भी जब आते थे, बैठते थे, सोचते रहते थे कि क्या होगा। और उस समय हमने क्या किया कि गुरुजी सद्बुद्धि देते हैं कि 30 कंपनीज को हमने अप्रोच किया कि भाई ऐसा ऐसा है, हमारे 250 एम्प्लॉइज हैं और उनकी नौकरी जारी है, अगर आप हेल्प कर सकते हैं। और मैं ये करता था कि मैं उस समय HR में था, ह्यूमन रिसोर्सेज में। तो मैं सारों के जो रिज्यूमेज या सीवीज थे एम्प्लॉइज के 250 के, मैं उस कंपनी को भेजने से पहले जय गुरुजी एक बार बोल के उसके बाद क्लिक करता था भेजने से पहले जय गुरुजी।
इस तरह मैंने 30 कंपनी को भेजे उनके। और महाराज ऐसे ब्लेस करते हैं कि विद इन अबाउट 1 मंथ उन 250 में से 240 एम्प्लॉयज की नौकरियां लग गई, और सबको सैलरी जितनी मिलती थी उतनी या उससे ज्यादा ही मिली, और जो बाकी 10 भी बच गए वो इसलिए बच गए थे कि वो शायद नौकरी नहीं लेना चाहते जो मिली। और ये फिर काफी इसमें हम लोगों को एप्रिसिएशन वगैरह भी मिली, पर वो हमारी एप्रिसिएशन नहीं थी, ये गुरुजी की बैकिंग थी कि हमारे थ्रू वो काम होना था। तो कौन सोचता था कि एक साथ 240 लोगों को गुरुजी ऐसे ब्लेस कर देते हैं, मेरे थ्रू, मतलब मैं सिर्फ जरिया था। तो इससे मेरे को बहुत ही अच्छा एविडेंस मिला फिर से कि जब गुरुजी बोलते थे कि कोई इधर से गुजर जाए, एक फैमिली मेंबर, उनके फ्रेंड सब ब्लेस हो जाते हैं, मेरी तो कंपनी में लोग ब्लेस हो गए थे। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है। तो इस तरीके से गुरुजी की ब्लेसिंग तो खैर बहुत सारी हमारे को मिलती रही। मेरी सेवा धीरे धीरे भवन में लग गई, और भवन में हम लोग सेवा करते थे। तो वहां उस समय जब शुरू में जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था, 150 एक संगत मुश्किल से सत्संग में आती थी। धीरे धीरे संगत बढ़नी शुरू हुई, और मुझे मौका मिला 2013 तक वहां पे। फिर हम यूएस आ गए थे, और तब 1,500 संगत मैक्सिमम होती थी उस समय। तो एक दिन ऐसे सेवा कर रहे थे, तो वहां पे एक लेडी आए वहां पे, यंग लेडी, और वो उनके हाथ में एक तांबे का पुराना जग था, लोटा नहीं था। तो हम हमेशा लोटा ब्लेस कराने से पहले पूछ लेते थे आप क्यों करवा रहे हो, क्या हुआ है, क्योंकि सीरियस इलनेसेस वगैरह के लिए ही ब्लेस करा के उनको देते थे महाराज के दरबार में। तो वो जो पुराना सा जग था, तो मैं उनको साइड में ले गया। मैंने कहा ये किसके लिए? बोले ये मैं अपने लिए ब्लेस करा रही हूँ। मैंने कहा आपको क्या हो गया? बहुत यंग लेडी थी। बोली मेरे को ब्लड कैंसर है। तो एक बार सुन के तो वैसे धक्का सा लगता है सुन के। तो मैंने कहा देखिए बिल्कुल आप कराइए ब्लेसिंग, पर आप पुराना सा जग लेके आए, नया लोटा ब्लेस कराते हैं हम, तो आप अगले हफ्ते आ जाइए, आपको ब्लेस करा देंगे। तो फिर मुझे लगा कि देखो ये इतनी दूर से आई, बेचारी दुखी भी होगी, सोच के आई होगी कि लोटा ब्लेस करा के ले जाते अब ये भी ना। तो मैंने कहा भवन फुल था उस समय, मैंने थोड़ी सी जगह बनवा दी। मैंने कहा आप यहां बैठ जाइए भवन के अंदर ही, नहीं तो बाहर बैठा रहे थे भवन के। तो बोली ऐसा है कि मेरे साथ एक दोस्त भी है और मैं उनको भी ले आती हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, उनको मत लेके आइए, आपके लिए जगह है। बोले नहीं उनको भी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा उनको क्या प्रॉब्लम है? कहते उनको भी कैंसर है। तो वो यंग आदमी थे, उनको साथ में लेके आए। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि देखो इनको ब्लेसिंग नहीं मिल पा रही है और आज लोटा ब्लेस नहीं। तो बिठा दिया वहां पे, शब्द कीर्तन चल रहे थे। कुछ देर के बाद पड़ोस के गांव से 5-6 औरतें आई इकट्ठे वहां पे, और उनके हाथ पे 4 लोटे, सबके हाथ में ऑलमोस्ट एक एक लोटा। तो फिर हमने उनसे पूछने शुरू किया कि भाई आप लोटा क्यों लेके आए? तो एक ने तो बोला कि भाई ऐसे ऐसे मेरे बेटे को प्रॉब्लम। मैंने कहा हाँ जी आपको ब्लेस करा के दे देते हैं। बाकी इसे पूछा तो बोली हम तो इसलिए ले आए क्योंकि ये भी ले आए। हमने कहा हम भी ब्लेस करा लेंगे और पानी पी लिया करेंगे, अच्छा ही है। तो मैंने कहा जी आपको तो जरूरत है नहीं। तो वो बैठ गई। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद बोला, मैंने कहा जी ऐसा यहाँ पे 2 और संगत पहले आई है, उनको कैंसर है, क्या आप अपना लोटा दे सकते हो? कहते हाँ जी बिल्कुल ले लो। तो उनको लोटा 2 मिला, दोनों लोटे ब्लेस करे, जो दोनों को कैंसर था उनको दिया। तो उस दिन मुझे लगा कि कोइंसिडेंस तो मतलब ही नहीं है गुरुजी महाराज के दरबार में। गुरुजी महाराज किसी को खाली हाथ लौटाते ही नहीं है। और वो बेचारे जो आए थे जिनके पास पुराना जग था, गुरुजी ने कैसे ये लोटे आए, कैसे हमारी नजर पड़ी, कैसे उन्होंने लोटा दिया, कैसे उनको ब्लेस होके खुशी खुशी महाराज के दरबार से वो लोटा ब्लेस करके देके गए। इसी तरीके से एक बड़ा अद्भुत, और जो शायद उस समय सेवा करने आते थे दरबार में, उन्होंने देखा होगा कि एक पड़ोस के गांव से एक कपल आता था। उनके बेटे को ऑटिज्म, उसके बेटे को इतनी प्रॉब्लम थी कि वो लड़का होगा बस 10, 11, 12 साल का, और वो लड़का खड़ा नहीं हो सकता था, और उसके मुंह से थूक भी निकलती क्योंकि कंट्रोल नहीं था उसका, बिल्कुल जैसे रबड़ की बॉडी हो जाती है। वो उसको खड़ा करने की कोशिश करते थे गुरुजी महाराज के सिंहासन के सामने, और वो जैसे करते थे वो बिल्कुल धड़म करके नीचे गिर जाता था, अपना वेट नहीं उठा सकता था।
तो अब हमें तो एक ही चीज पता थी, हम कहते थे लोटा ले आइए, ब्लेस करा देंगे और लोटा आप इस बच्चे को और लंगर खिलाओ आप। तो यही करना शुरू किया वहां पे, और देखते देखते 1-2 साल के अंदर वो बच्चा पहले तो सपोर्ट के साथ चलना शुरू हो गया। फिर वो आराम से बैठता था, कभी हल्ला नहीं करता था कि मुझे लंगर खाना है। जब नंबर लगता था लाइन में उठ के धीरे धीरे चल के, तो अपने सामने हमने देखा कि क्या चमत्कार है। जो लड़का बिल्कुल मतलब खड़ा, क्या मुंह से थूक निकलती, आज वो अच्छे से बैठता है, शब्द कीर्तन सुनता है, थोड़े से सपोर्ट के साथ चलते हुए जाके लंगर प्रसाद खाता है, अपनी आंखों के सामने देखते हुए चमत्कार महाराज के भवन पे। इसी तरीके एक बार एक फैमिली है, तो मेरी आंटी भवन के बाहर कई बार बैठती थी, स्पेशली नई संगत आती थी, कुछ संगत अपने आप आती थी, उनको लॉस्ट होते थे कि पता नहीं होता था कि क्या करना है, कैसे करना है गुरुजी महाराज का दरबार में। तो वो आए, मेरी आंटी ने बात करी उनसे, तो बोला आपको क्या प्रॉब्लम है। वो परेशान से लग रहे थे, तो बोले कि जी ऐसा है कि हमारी शादी 1 साल पहले हुई। वो आदमी बोले, और जिनके साथ मेरी शादी हुई ये मेरी वाइफ है, मेरी फैमिली नहीं चाहती थी, तो हमें लगता है हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है, और मेरी वाइफ बहुत परेशान रहती है, बच्चा भी नहीं हो रहा है। तो मेरी वाइफ ने उनको आश्वासन दिया कि बहुत आप अच्छी जगह आ गए हो, यहीं पे सब कुछ हो जाएगा, ब्लैक मैजिक अगर आपका वो भी ठीक हो जाएगा। और ये 2011-12 की बात है, और वो कभी कभी आते थे, कभी नहीं आते थे, और जब आते थे उनको फिर से मिलके हम ये कहते थे कि रेगुलरली आया करो, आप लंगर खाओ, ठीक हो जाएगा। तो हम यूएस आ गए 2013 में, और 2014 में जब हम इंडिया वापस गए और हम मंदिर गए, तो हमने इतना अच्छा लगा, वो मिले हमें, और उनके गोदी में एक छोटा सा बच्चा भी था। तो कहाँ वो ब्लैक मैजिक से अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ के लिए डरते हुए आए थे, कहाँ महाराज ने झोली में एक बच्चा भी उनको दे दिया। तो गुरुजी महाराज तो ग्रेट है, मतलब कहाँ से कहाँ किसी को ब्लेसिंग्स करके ले जाते हैं। पर कुछ ऐसी भी चीजें कई बार दरबार में देखते तो मिले कि गुरुजी के आपने देखा होगा कि हमेशा बोलते हैं अपनी ईगो और अपनी चप्पलों के साथ बाहर छोड़ के आया करो जब दरबार में आते हो या सत्संग में आते हो। इसका बहुत डीप मीनिंग भी है कि क्योंकि चमत्कार होते हैं महाराज के, ईगो हो तो आदमी चमत्कार को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। या गुरुजी महाराज के दरबार में डिसिप्लिन क्यों बोलते हैं, ईगो हो तो डिसिप्लिन पसंद में नहीं आता। तो हम एक दिन ऐसे ही सेवा वगैरह कर रहे थे, उस दिन यह हुआ कि थोड़ी ज्यादा संगत आ गई। तो उस समय लंगर नीचे बेसमेंट में ही होता था, पीछे भी नहीं होता था तब उस समय लंगर। तो लेट होना शुरू हो गया, क्योंकि आंटियों को फिर से रोटी सेवा के लिए जाना पड़ा, रोटी प्रसाद बन रहा था। तो लास्ट सड़क राउंड के लिए आधा भवन भरा हुआ था, उस समय 10:30-11 बज गए थे। तो वहां पे एक संगत थी, उनका बच्चा बहुत कूद रहा था और शब्द भी चल रहे थे और भाग रहा था। तो हमने कहा आंटी ये किसका बच्चा है, तो एक आंटी ने बोला मेरा। तो वो नई सी संगत लग रही थी। हमने कहा आंटी देखो ये भवन खेलने की जगह नहीं है बच्चों की, यहाँ पे ध्यान लगाते हैं, आप प्लीज अपने बच्चे को अपने साथ बिठा लीजिए। तो थोड़ी देर में फिर वो बच्चा कूदना और हल्ला करना, तो हमने फिर हमको रिक्वेस्ट किया आंटी देखिए आप ऐसा करिए, आप बाहर ले जाइए। तो वो थोड़ी चिढ़ से गई, क्योंकि वो नहीं आई थी कि ये क्या है, मुझे बता रहे हैं, बच्चा थोड़ा बहुत तो हरकत करेगा ही। तो और हम बार बार बोले कि नहीं यहाँ पे अलाउड नहीं है, ये डिसिप्लिन जगह है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब लंगर का मौका आया था, तो मैं अभी नीचे बेसमेंट में जा रहा था, तो वहां पे सीढ़ी में एक सेवादार ने पूछा कि अंकल क्या हुआ, आपकी ये आंटी को क्यों ऐसे बोले। मैंने कहा ऐसे ऐसी बात है, बच्चे का ऐसा था, संगत डिस्टर्ब हो रही थी। इतने में वो आंटी आ गई और उन्होंने पूरी बात सुनी नहीं, बस उन्होंने देखा मैं बात कर रहा हूँ और उनके रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, तो बहुत नाराज हो गई वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगी, बोले कि आप क्या है, आपने ऊपर भी बोल दिया, आप मेरी क्या शिकायत दूसरों से भी करोगे। मैंने कहा नहीं आंटी, ये पूछ रहे थे तो मैं बता रहा था। तो उनके फैमिली के कुछ और मेंबर्स थे, वो उनसे आगे आके नीचे लंगर में बैठ गए थे, और अभी लंगर सर्व होना शुरू होने वाला था, वो बैठ गए थे। वो इतनी गुस्से में आए, उन्होंने अपने जो 5-6 मेंबर बैठे थे उनको सबको बोला उठो यहां से, आप लंगर नहीं करोगे, इस जगह में इज्जत नहीं होती है। और उन्होंने जो बैठ गए थे गुरुजी महाराज के लंगर के लिए, सारी फैमिली को उठा के, हम सेवादारों को तो इतना बुरा लगा उस दिन, क्योंकि जो भी शायद मेरी गलती थी कि मेरी गलती की वजह से ये हुआ। पर जब मैं घर गया मैं दुखी भी बहुत था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर मेरे को एक दूसरा साइड इसका पहलू देखा कि देखो ईगो कितना तंग करती है, कि शायद उस दिन आंटी की ईगो क्यों इस तरह से सामने खड़ी हो गई कि
सारी फैमिली मेंबर्स लंगर के में बैठ गई थी, उनको उठा के ले गए। तो गुरुजी महाराज के दरबार में इसलिए ईगो की तो कोई जगह ही नहीं है, यहाँ तो सिर नीवा करने की जगह है, जितना नीचे रखें उतना ही ब्लेसिंग मिलती है। और सेवा में भी अहंकार आ जाता है। मेरी जो सेवा थी वो भवन के अंदर थी, लोगों को लाइन में कराना, या यहाँ पे आप माथा टेकिए, यहाँ पे बैठिए। तो उससे क्या है कि जो उस समय 1000-1500 संगत आती थी, सब जानते थे, सब मेरे को एक्नॉलेज, मैं उनको एक्नॉलेज करता था। तो सेवा की भी ईगो आ जाती है, और मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, कभी कभी ईगो आ जाती थी। देखो कितनी इंपॉर्टेंस है मेरी दरबार में। तो एक बार शायद गुरुजी का बर्थडे था, तो उस दिन काफी संगत थी, बाहर से लाइनें लगी हुई थी। तो उस दिन हम लोग दरबार में माथा नहीं टेकने दे रहे थे, बस हाथ जोड़ के आगे चलो करके, क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी। अब तो खैर शायद होता ही ऐसा है। तो एक ओल्ड लेडी भी थी, वो आई थी। तो जब वो आई मेरे सामने, तो मैंने कहा आंटी हाथ जोड़ करके चलो, आज माथा नहीं टेकना। तो दूसरी बार फिर वो झुकने लगी। मैंने कहा देखो आंटी, मैंने आपको बोल दिया ना, आज प्लीज। बहुत उन्होंने मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा, खूब जोर से चाटा मारा मेरे को। बोली कि मैं मेरठ से आई हूं, 2 घंटे से लाइन में लगे हुई हूं, और क्या मैं गुरुजी महाराज के मैं माथा नहीं टेक सकती? तो मैं पीछे हट गया। मैंने कहा आंटी जरूर टेको। पर मुझे वो थप्पड़ से बहुत एहसास हुआ उस दिन कि शायद मेरी सेवा, उस दिन नहीं शायद, बट ओवरऑल सेवा में अहंकार हो जाता है। तो ये थप्पड़ इसलिए पड़ा कि गुरुजी ने भी हमेशा कहा कि अहंकार नहीं होना चाहिए सेवा में। अगर थोड़ा बहुत जो मेरे अंदर आ रहा था, तो वो थप्पड़ से गुरुजी ने उसको सेट कर दिया कि भाई ये आपको अहंकार, इस जगह में अहंकार नहीं है। तो गुरुजी महाराज के तो दरबार में जगह पे तरह तरह के लेसन्स मिलते हैं, अगर हम उनको देखें। और 2013 में जो है मेरी कंपनी ने 2012 में बोला कि यूएस में अपॉर्चुनिटी है, और आप वहां पे आपको जॉब देंगे, आप वहां जाइए। तो मेरी आंटी और मैं, हमने हाँ कह दिया। और हमारा कोई दोस्त नहीं है, हमारा कोई रिलेटिव नहीं है यूएस में। फिर भी हमने कहा चलो चलते हैं, देखा जाएगा, अगर ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाएंगे। अब वो गुरुजी की मन, ये तो गुरुजी की प्लान होता है किसको कहाँ कब जाना है, कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है। तो हम यहाँ आ गए, और यूएस में आ गए। तो अब हमने कहा कि यहाँ तो हम किसी को जानते नहीं। हमें ये पता था कि थोड़े बहुत यहाँ पे संगत है और सत्संग होते हैं, यहाँ पे घरों में होते हैं। तो हम भी जुड़ गए थोड़ा बहुत वहां पे सत्संग के साथ, और यही हमारी यहाँ पे फैमिली बन गई है, क्योंकि हमारी और कोई फैमिली नहीं है। तो धीरे धीरे हम भी घरों के सत्संग से तब फिर उमंग हुई कि एक मंदिर होना चाहिए। तो मिलजुल के कुछ संगत में हम लोगों ने फिर एक मंदिर शुरू हुआ गुरुजी महाराज का। न्यू जर्सी में रहते हैं हम लोग, और धीरे धीरे संगत वहां पे है बढ़नी शुरू हुई, और उसके बढ़ते 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 फिर अब दूसरा मंदिर हुआ, और अब यहाँ पे तीसरा मंदिर भी खुलना बन रहा है न्यू जर्सी में। संगत भी बढ़ रही है। अब ये गुरुजी का पता है क्यों इतने मंदिर खुल रहे हैं, कैसे खुल रहे हैं, पर खुल रहे हैं। आज यूएस में तकरीबन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में आज या घरों में या किसी जगह में सत्संग होता है महाराज का। और सबसे बड़ी ग्रेटनेस ये है कि यहाँ पे जो संगत है मोस्टली वो तो शायद बड़ा मंदिर भी नहीं देखा उन्होंने। गुरुजी से तो मिलना छोड़ो, और उनकी श्रद्धा इतनी ज्यादा है। अब हफ्ते में 3 दिन सत्संग होता है मंदिर में, थर्सडे को, संडे को, मंडे को संगत आती है, सेवा करती है, ब्लेसिंग लेके जाती है, बच्चों को लेके आती है। हर फेस्टिवल हम गुरुजी महाराज के मंदिर में सेलिब्रेट करते हैं संगत के साथ। तो ये फिर से मुझे याद आती है जब बात बोलते थे कि संगत ही काम में आएगी। अब हमारी फैमिली जो है यूनाइटेड यूएस में, संगत ही हमारी फैमिली है, और कोई फैमिली नहीं है। तो महाराज ने बहुत ही ब्लेसिंग दी है। तो जब हम यूएस में आए, शुरू शुरू में तो एक्साइटमेंट थी, और जहां पे हम अपार्टमेंट में रहते थे वो 18 फ्लोर पे, और सामने वो हडसन रिवर है, उसकी दूसरी साइड पे न्यूयॉर्क सिटी है, और उसकी स्काईलाइन है वहां पे। तो 2-3 महीने हो गए, तो मेरी आंटी ने बोला मेरे को बहुत अकेलापन हो रहा है, गुरुजी कोई आप इंडिकेशन दो, कोई मैसेज दो कि आप मेरे साथ हो। तो रात के 10 साढ़े 10 थे, हम अपनी बालकनी में बैठे थे, सामने हम न्यूयॉर्क सिटी देख रहे थे। सडनली मेरी आंटी बोलती है गुरुजी ने मैसेज दे दिया। तो सामने हमें स्काईलाइन पे बिल्कुल क्लियर शिवलिंग, क्लियर
सामने एक बिल्डिंग पे हमें है, तो हमें लगा हमें गलती हो गई होगी। अगली रात को हमने फिर से देखा, फिर वैसा ही शिवलिंग। सुबह उस बिल्डिंग को देखे तो बिल्कुल शिवलिंग की शेप नहीं है, पर रात में ऐसा इफेक्ट होता था कि बिल्कुल शिवलिंग। फिर हमारे घर में सत्संग हुआ, हमने संगत को रोका, हमने कहा आप देखो आपको दिखता है, वो भी सब दर्शन करके गए। तो गुरुजी महाराज, कौन सोच सकता है कि न्यूयॉर्क सिटी के स्काईलाइन पे शिवलिंग के दर्शन, और मेरे पास आज भी वो फोटोज हैं जो हमने खींची थी गुरुजी के दर्शन वहां पे होते हुए। तो गुरुजी महाराज हर जगह पे, हर स्टेप पे अपनी प्रेजेंस जो है संगत को दिखाते हैं और बोलते हैं मैं आपके साथ हूं। अगर जो आपके साथ हो रहा है ये भी मेरी ब्लेसिंग के साथ हो रहा है। कई बार हो सकता है हमें नहीं लगता कि ये ठीक हो रहा है हमारे साथ, बट महाराज की ब्लेसिंग ऐसी है कि बहुत ही ग्रेट है। मैं लास्ट एक सत्संग शेयर करूंगा, उसके बाद शायद मेरा टाइम हो जाएगा कंप्लीट। माँ बाप है, हमारा एक बेटा है, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए वरी करते हैं कि इनकी पढ़ाई का क्या होगा, इनके करियर का क्या होगा, इनका आगे क्या होगा। तो हम भी वरी करते थे महाराज के लिए बहुत, मैं अपने बच्चे के लिए, सॉरी बेटे के लिए। वो अच्छा स्टूडेंट था बट टॉपर तो नहीं था, मतलब जो टॉप 90%, 95% वाला, वो उस लेवल पे नहीं था, पर अच्छा स्टूडेंट था। तो जब 12th का एग्जाम दिया उसने, उसके मार्क्स अच्छे हैं पर इतने अच्छे नहीं थे कि किसी अच्छे कॉलेज में उसको एडमिशन मिले दिल्ली में। और दिल्ली में तो आपको पता है कि कट ऑफ अच्छे कॉलेज में तो 90% के ऊपर ही होती है, अब तो और भी ज्यादा होगी। और तो अब हमने कहा हम क्या कर रहे हैं, उसको कैसे होगा। तो किसी और इंजीनियरिंग का भी सोच रहे थे, वो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता था, पर फैमिली का भी प्रेशर, उसके कजन सब इंजीनियर का, तो उसने भी एग्जाम दिए, वो किसी एग्जाम में पास नहीं हुआ इंजीनियरिंग का। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसी चीज को करना चाहिए जिसमें आपके लिए अच्छा भला है। तो अब हमने जो सोच शुरू किया एडमिशन के लिए, तो इवनिंग कॉलेज का हमने सोचा कहीं हो जाए। तो इवनिंग कॉलेज का भी थोड़ा सा चक्कर ही लग रहा था। तो हम, मेरे पड़ोस में मेरे दोस्त हैं, उनकी बेटी के 97% आए थे, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर्म लेने के लिए जा रहे थे। मैंने कहा एक हमारे लिए भी ले आना, हम भी अप्लाई करते हैं, देखा जाएगा क्या होता है, शायद इवनिंग कॉलेज में मिल जाए। तो जब वो लेके आए तो हमें कुछ पता नहीं था उसमें। जब मैं फॉर्म पढ़ रहा था तो उसमें देखा कि एक एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी है, और उसमें भी मेरे को भी एक्स सर्विसमैन था, तो कुछ उस कैटेगरी में शायद हमारा नंबर लग जाता। अब ये गुरुजी का तरीका है, हम वरी करते रहते थे, बैठते थे वहां पे आके सेवा करते थे, पर सोचते थे बेटे का क्या होगा, बेटे का क्या होगा। और पड़ोस के जो मेरे फ्रेंड की बेटी ने बोला मैं जा रही हूं, हमने कहा फॉर्म लिया, कोइंसिडेंस तो होते ही नहीं है, तो हमने भर के वहां पे जो है दे दिया। अब हमने कहा अब गुरुजी की ब्लेसिंग है, तो हम तो बेस्ट कॉलेज से शुरू करते हैं, 30 चॉइस देनी थी, तो हमने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स लिख दिया, बीकॉम ऑनर्स। तो हमें यह भी पता था कि उस समय 93-94% कट ऑफ है, जो मेरे बेटे के पास नहीं थे। हमने कहा गुरुजी का नाम लेके डाल दिया अच्छे अच्छे कॉलेजेस, और फॉर्म जमा हो गया। तो जब मेरी आंटी गई वहां पे एक दिन पहले अनाउंस होने, बोले कि देखिए ऐसा है, आप फॉर्म तो दे रही हैं यहाँ पे, पर अपने बेटे की परसेंटेज देखो, और आप श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स कैसे सोच सकते हो। उन्होंने कहा आप दे दो। मेरी आंटी को बहुत कॉन्फिडेंस कि हम तो गुरुजी के भक्त हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। तो जमा हो गया। जिस दिन हम फिर जिस दिन रिजल्ट आना था, उससे एक दिन पहले हम लोग मंदिर में थे कि हमने कहा ब्लेसिंग लेते हैं। फोन स्विच ऑफ था, और जैसे स्विच ऑन किया तो हमारे को मैसेजेस आने शुरू हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन आपके बेटे का एडमिशन हो गया। तो हमने कहा तो चमत्कार हो गया, महाराज ने श्री राम कॉलेज, हमने सत्संग भी कर दिया उसी दिन। बाद में पीछे खड़े होकर कुछ संगत होती थी, 2010 की बात कर रहा हूँ, तो सत्संग भी कर दिया, सब कुछ हो गया, खुशी। अगले दिन जब एडमिशन के लिए गए तो श्री राम कॉलेज, उन्होंने बोला कुछ गलती हो गई जी, वो ज्यादा बच्चों को दे दिया था, आपके बेटे का श्री राम कॉलेज में नहीं हो सकता, दूसरी जगह में हो सकता है। अब हमने सत्संग भी कर दिया, सब कुछ। हमने कहा कैसे हो सकता है। फिर एनीवे मेरी आंटी ने बोला कि वो हिंदू कॉलेज, मैंने कहा करवा दो। तो जब वो गए वहां पे करवाने, उन्होंने बोला हम तो नहीं करेंगे, इनको श्री राम में लेके जाओ। तो फंस गया कहानी। तो मैंने कहा मैं जाता हूं। तो गुरुजी कैसे करवाते मैं आपको वो बता रहा हूँ इस तो जो अपना एक्सपीरियंस में। तो हम लोग श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जब मैं गया, तो वहां पे मेरे को कुछ और भी फौजी थे जो अपने बच्चों के लिए मुझे मिले वहां पे। तो मैं बाहर खड़ा हो गया, मैंने कहा ऐसा करता हूँ मैं कि लेक्चरर से बात करता हूँ। तो मैंने वो जहां पे एडमिशन का था वहां जाके मैंने हिम्मत करके अंदर घुसा, तो 3 बैठे हुए थे। जैसे दरवाजा खोला तो एक लेक्चरर मेरे पास आए।
बोली क्या आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं जी, मैंने तो नहीं पहचाना। अरे मैं तो आपकी मामी की दोस्त हूँ, हम इस शादी पे मिले थे वगैरह वगैरह, मैंने पहचान लिया उनको। बोली आपका बेटा जो है 8th है लिस्ट में, पर इसके 2 फॉर्म्स मिसिंग हैं। अब 2 घंटे हैं आपके पास, अगर आपने 2 घंटे में वो फॉर्म्स नहीं दिए तो अगले बच्चे को मिल जाएगा। अब हमने भागना शुरू किया और हम कैसे कैसे करके हमने 1.5 घंटे में जो है करके वो फॉर्म जब हम लेके वापस आए तो मैं रूम में गए, हम दोनों, मैं और मेरा बेटा देने के लिए। तो उन्होंने बोला फॉर्म तो आप यहाँ पे रखो, पहले आप ये लीजिए। तो दूसरे टेबल पे मेरे और मेरे बेटे के लिए एक एक कप चाय और एक एक समोसा प्रसाद। और संगत जानती है कि मंडे को यही प्रसाद मिलता है। तो गुरुजी ने ब्लेस भी कराया, बेटे का एडमिशन भी कराया और साथ ही साथ प्रसाद भी दिलाया, प्रसाद के थ्रू रीइंफोर्स करा, देखो मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। तो गुरुजी महाराज की इस तरीके से ब्लेसिंग करती है। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि कई बार माँ बाप बहुत बड़ी करते हैं बच्चे, जो गुरुजी महाराज के शरण में आ गए तो गुरुजी महाराज उन बच्चों का, अपनी मेहनत तो करनी है। इसी तरीके से यूएस में मेरे बेटे ने जब एमबीए का एडमिशन लिया तो उसका अच्छे ग्रेड्स थे पर टॉप ग्रेड्स नहीं थे, और जिस कॉलेज में उसको एडमिशन मिला है उस कॉलेज में उसको 75% स्कॉलरशिप, और यूएस में काफी महंगी होती है पढ़ाई। ये गुरुजी का चमत्कार है कि उन्होंने हमें मतलब पैसे की तरफ से भी एडमिट किया। उन्होंने कहा कि चलो मैं 75%, बाकी तुम खर्चा कर लो, मोस्ट खर्चा मैं तुम्हें माफ कराता हूं ब्लेस करा के। तो गुरुजी ने इस तरीके से मेरे पेरेंट्स को, मुझे, मेरी आंटी को, हम सबको, और आज हम यूएस में हैं, हम हफ्ते में 3 दिन संगत से मिलते हैं, वही परिवार है, वही सत्संग है, नौकरी तो साइड में है। तो इस तरीके से हमारी जर्नी चल रही है गुरुजी महाराज के साथ, पूरी फैमिली की। और हम तो क्या गुरुजी महाराज को दे सकते हैं, क्या थैंक बोल कर सकते हैं। गुरुजी महाराज की रोज ही हर संगत पे, हर एक के ऊपर इतनी ब्लेसिंग है कि अब हमें यहाँ पे रोज लंगर भी मिल जाता है, लंगर प्रसाद, गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिल जाती है। बस हम कोशिश यही करते हैं जो गुरुजी महाराज के सिलेक्ट किए गए शब्द हैं वही चलाएं, उसी में मैसेजेस मिले। लंगर सिंपल हो और लंगर अच्छा हो और अच्छे से हम मेडिटेट करें मिलके, और फिर गुरुजी की संगत मिलके एक एज ए फैमिली एंजॉय करें। तो गुरुजी ने बहुत ही बढ़िया ब्लेसिंग दे रखी है, और गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा हूँ, मेरी आंटी ठीक है, बेटा ठीक है, सब गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग के साथ है। तो हमारी एंड में यही प्रेयर होती है कि और संगत जुड़े, क्योंकि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग इतनी इजी सिंपल तरीके से मिल जाती है। सब ब्लेसिंग लें, गुरुजी के महाराज की सिंप्लिसिटी को एंजॉय करें, प्रैक्टिकलिटी को एंजॉय करें, और सारी संगत को महाराज खूब ब्लेस करें। जय गुरु जी।